पेपरा की वेबसाइट पे भी पब्लिश कर देते हैं। तो बिडर्स लिस्ट कैसे बनेगी फिर? लेट्स से ML1 का कॉन्ट्रैक्ट है, आप उसकी बिडर लिस्ट बना सकते हैं अगर आपने पेपरा रूल से कंप्लाई करना है तो। Anyone, you're all stars. सर अगर इसमें ये हो सकता है कि अगर कोई इसका रजिस्ट्रेशन क्राइटेरिया है, लेट्स से जिस तरह हमारी इंजीनियरिंग की फर्म्स होती हैं तो पीसी के साथ रजिस्टर्ड होती हैं और अपने रिस्पेक्टिव सेक्टर या एरिया के अंदर उनकी जो उनकी एक्सपर्टीज होती है उसमें रजिस्टर्ड होती हैं। अगर इस तरह से कोई इसका डिफाइंड है और उसकी कोई इस तरह की बॉडी है जो कि रजिस्ट्रेशन या उनकी इवेल्युएशन करे तो शायद उस तरह से शायद हो सके। सो टॉप क्लास फहद, थैंक यू सो मच। इसको इवैल्यूएशन नहीं कहूँगा, इसको मैं शॉर्ट लिस्टिंग कहूँगा, ठीक है। और शॉर्ट लिस्टिंग का मतलब ये है कि आपने उसको प्री क्वालिफाई कर दिए, जो मैंने हाईलाइट किया अभी स्लाइड में, ठीक है। प्री क्वालिफाई कैसे किया आपने एक रिक्वायरमेंट डाल दी दैट एनी फर्म which is participating will be PEC कैटेगरी 1। सबसे ऊपर कौन सी कैटेगरी 6 होती है? अनलिमिटेड है, ठीक है। सो अनलिमिटेड कैटेगरी में रजिस्टर्ड हो, ये एक प्री क्वालिफिकेशन बन जाएगी ना? डज एवरीवन एग्री? हमने आगे चलना है तो इसलिए मुझे रिस्पांस दीजिए। अगर मैं एक कैटेगरी की क्वालिफिकेशन लगा देता हूं कि जी अनलिमिटेड कैटेगरी की कंपनी हो, तो वो प्री क्वालिफिकेशन बन जाएगी ना, क्योंकि आपके इल्म में है कि अनलिमिटेड कैटेगरी में पाकिस्तान में 100 कंपनीज रजिस्टर्ड हैं। ठीक हो गया? जस्ट से यस इफ यू अंडरस्टैंड। मैं एक और काम करता हूं, मैं कहता हूं कि कैटेगरी अनलिमिटेड में रजिस्टर्ड भी हो और 10 साल से रजिस्टर्ड हो, ये एक और क्वालिफिकेशन बन जाएगी। तो वो 100 में से शायद 50 रह जाएं। मैं एक और कैटेगरी क्वालिफिकेशन लगाता हूं, मैं कहता हूं जिन्होंने पाकिस्तान रेलवेज के ट्रैक ले करने के टेंडर्स में पार्टिसिपेट किया हो, इट्स जस्ट अ हाइपोथेटिकल असम्पशन। जब मैं वो करता हूं तो कैटेगरी और लिमिटेड हो जाएगी। मैं एक और क्वालिफिकेशन डालता हूं जिन्होंने किसी इंटरनेशनल टेंडर में पार्टिसिपेट किया हो ट्रैक लेइंग के, तो वो और शॉर्टलिस्ट हो जाएगा। So while you advertise, yet yes, you can lay down conditions which will serve as your pre-qualification method. Does everyone agree and does everyone understand? Yes, sir. ठीक हो गया ना? तो इस तरह से आप अपनी क्वालिफिकेशंस ले डाउन करते हैं। इवैल्यूएशन उसके बाद होती है फहद। इवैल्यूएशन इज ये मैंने जो एक्सप्लेन किया ये आपकी प्री क्वालिफिकेशन है। इवैल्यूएशन तो वो है जब आपके टेंडर्स आ जाएंगे, आपने उनको खोल लिया, अब आपने उनको कैसे इवैल्यूएट करना है, डिपेंडिंग के किस तरह से आपने इसकी इवैल्यूएशन स्कीम बनाई है, दे कैन गो वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स टेंडर्स जो मैंने अपनी जिंदगी में डील किए हैं वो ऑयल रिग जो होती है, रिग, ठीक है, 150 मिलियन 200 मिलियन डॉलर्स के वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, लेकिन उसके अंदर लाइन आइटम्स इतनी बेशुमार होती हैं कि आपको इवैल्यूएशन करना एक अच्छा खासा चैलेंज बन जाता है। अच्छा, ब्लैक लिस्टिंग पे सुबह बात हुई थी। फहद, आप ये रूल 19 पढ़ सकते हो पेपरा का? जी सर। The procuring agencies shall specify a mechanism and manner to permanently or temporarily bar from participating in their respective procurement proceedings suppliers and contractors who either consistently fail to provide satisfactory performances or are found to be indulging in corrupt or fraudulent
practices. Such borrowing action shall be duly publicized and communicated to the authority, provided that any supplier or contractor who is to be blacklisted should be accorded adequate opportunity of being heard. Thank you. Clear to everyone? इस पे कोई सवाल? मैं ये कह रहा हूं, a fair, transparent and consistent mechanism must be adopted before blacklisting a potential supplier to avoid subsequent litigation. ये बहुत important है, and I'll give you an example which is not very old, a very recent example. There's a big oil company called MOL Hungarian. हंगरी की कंपनी पाकिस्तान में ऑपरेट करती है. इनका एक कॉन्ट्रैक्टर था जो क्रूड ऑयल फील्ड से लेके रिफाइनरी तक लेके जाता था, बिग कॉन्ट्रैक्ट. उन्होंने अगला टेंडर जब आया उसको ब्लैक लिस्ट कर दिया और उसको पार्टिसिपेट नहीं करवाया. वो कोर्ट में चला गया. द पर्सन वाज इन्फ्लुएंशियल. उसने अरेस्ट वारंट्स निकलवा दी अपनी इस कंपनी की मैनेजमेंट जो फॉरेनर्स थे उनको वापस जाना पड़ गया. सच इज द एक्सटेंट के लिटिगेशन के consequences क्या हो सकते हैं. Hence, when you deal with blacklisting, you need to deal with it very carefully. Rejection of bids. All valid bids received must be evaluated in accordance with the criteria, methods and procedures provided in the bidding document. जो भी आपने criteria set किया उसके accordingly आपने इसको evaluate करना है. Only those bids who do not substantially meet the specifications, bidder qualifications and other requirements of the bidding document may be rejected. पहला क्राइटेरिया मेरा क्या होगा on a large tender, जो मैं बगैर बिड खोले हुए भी मुझे पता चल जाता है कई दफा. उसका बिड बॉन्ड लगा हुआ है नहीं. कई लोग बिड बॉन्ड नहीं लगाते. If they don't, yes sir, वो चेकलिस्ट होती है कि क्या क्या चीजें होनी चाहिए. रिक्वायरमेंट की चेकलिस्ट होती है. Exactly. So you need to look at that. Just give me 1 second, people. 1 second. थैंक यू. बिल्कुल एक चेकलिस्ट होती है. वो चेकलिस्ट अमूमन सबसे पहले क्या देखती है, एनवेलप सील्ड है, हाँ जी सील्ड है, एड्रेसेस ठीक है, हाँ जी ठीक है, बिडर का नाम अगर आपने इंस्ट्रक्शंस में लिखा है कि लिखना है तो लिखा है कि नहीं. अगर आपने इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि बिडर ने अपना नाम नहीं लिखना तो वहां से हटवाइए. और बिड बॉन्ड है ये नहीं है वो उसके भी फौरन पता चल जाता है. ठीक है. Currency of bids. अहमद आप पढ़ देंगे सेकंड बुलेट इसकी प्लीज. Yes sir. Point number 2 sir. जी. If this is not possible, bid prices expressed in different currencies shall be converted into a single currency for evaluation and comparison purposes, using the selling exchange rates prescribed for similar transactions on the date and from an official source specified in the bidding document. बिल्कुल ठीक है. क्या समझ में आया? सेंट्रल बैंक कौन है पाकिस्तान का? State Bank of Pakistan. थैंक यू. बट मैं जनरली ये प्रेफर नहीं करूंगा. मैं ये चाहूंगा कि आप जब अपनी बिड मंगवाएं, अगर वो इंटरनेशनल बिड है तो आप एक करेंसी स्पेसिफाई कर दें विच इज यूजुअली USD. बट इफ यू आर टेंडरिंग टू अ प्योरली यूरोपियन मार्केट फॉर इंस्टेंस तो आप फिर उसको यूरो में स्पेसिफाई कीजिए. अगर आपकी मार्केट ऐसी है जो सिर्फ चाइना में है तो आप उसको युआन में भी, जो चाइनीज RMB उसे कहते हैं,
आप उसमें भी स्पेसिफाई कर सकते हैं, सो इट डिपेंड्स, ठीक है। मल्टीपल करेंसीज को फिर आपको ये मैकेनिज्म अडॉप्ट करना पड़ेगा, एंड दिस कैन गेट अ बिट कॉम्प्लेक्स एट टाइम्स, ठीक। तो ये चीज अपने जहन में आप सबने रख ली। फॉर्मिंग वैल्यूएशन टीम्स, अमजद आप ये पढ़ सकते हैं? जी सर। Depending on the size and complexity of the tender, evaluation team is constituted. At a minimum, user and procurement representation is mandatory. Line focus is on technical and operational issues like safety, performance, and quality. Procurement focus is on commercial issues like price, financial strength, delivery, and contractual issues. Line कौन है? What is line? Go back to the first lecture that I delivered on campus. There are those people who are working in technical and operational positions. Exactly. जो आपके यूजर, जिसने आपको वो परचेस रिक्विजिशन दी है, जिसकी डिमांड है, जिसका बजट है, उसको हम लाइन कहते हैं। प्रोक्योरमेंट कौन है? जिसका प्रोसेस है। सो लाइन का फोकस होगा टेक्निकल एंड ऑपरेशनल इश्यूज पे, प्रोक्योरमेंट का फोकस होगा कमर्शियल इश्यूज पे, प्राइस, financial strength, delivery, contractual issues, etc., etc. Any questions? सर ब्लैकलिस्टिंग से एक है। जी पूछिए। सर यूजली सर जैसे एक फील्ड है, जैसे कंस्ट्रक्शन की फील्ड है या जैसे ऑयल एंड गैस की फील्ड है, सर यूजली सर इनके जो लोग होते हैं सर वो बहुत ही मतलब है कि स्पेसिफिक इस फील्ड में काम करते हैं वो यूजली इसी फील्ड में रह जाते हैं। तो सर यूजली अगर कोई कंपनी ब्लैकलिस्ट हो भी जाए तो सर वो एज अ सब कॉन्ट्रैक्टर आ जाते हैं या एज अ वही लोग जो हैं वही दूसरी कंपनीज फॉर्म करते हैं। तो इसके अंदर सर लोग तो बेसिकली वही रहते हैं और आपका इंटरेक्शन भी उन्हीं लोगों से हो रहा होता है एट द एंड ऑफ द डे। तो सर इस तरह ब्लैक लिस्टिंग जो है सर वो कितनी को इफेक्टिव रहती है? देखो सवाल आपका बहुत अच्छा है, लेकिन उसको डाइल्यूट कर देते हैं ना। डाइल्यूट कैसे करते हैं? आपने कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया और उसने एक नई कंपनी बना ली, तो क्या होगा? उसका स्टेटस लूज हो जाएगा, जो हम सुबह बात की थी हमने कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड, उसका एक्सपीरियंस, उसकी सब चीज़, ये बहुत बड़ी एक उसकी एसेट है। आप नोट कीजिएगा कि कंपनीज लोग खरीद लेते हैं, क्यों खरीदते हैं? कि जी इस कंपनी का 20 साल एक्सपीरियंस है। अब ये बाहर बहुत कॉमन है कि बंदा रिटायर होने वाला है तो अपनी कंपनी बेच देता है और उस कंपनी की वैल्यू सिर्फ ये होती है कि उसका एक एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ होता है, ठीक है। तो जब आप वो एक्सपीरियंस लूज कर दें और नई कंपनी बना दें तो उससे आपका नुकसान तो हो गया बहुत ज्यादा पहले से। दूसरा, अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर आ गए तो दो चीजें हो सकती हैं। पहला ये कि आपने अपना स्टेटस लूज कर दिया फ्रॉम अ मेन कॉन्ट्रैक्टर टू सब कॉन्ट्रैक्टर, तो पेनलाइज तो हो गए ना, पेनल्टी तो पड़ गई। दूसरा ये कि कंपनीज इंक्लूडिंग रेलवेज ये इंश्योर कराती हैं कि जी जो सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनके नाम हमें बताइए और अप्रूवल लीजिए। ये एक स्टैंडर्ड क्लॉज होती है कॉन्ट्रैक्ट्स में, खासतौर पे जो बड़े कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं आपके, ठीक है। तो आप वहां पे उनको पकड़ सकते हैं। तो आप इसको डाइल्यूट कर सकते हैं, बट वो आपने उसको हिट कर दिया है, उसको पिनलाइज कर दिया है, अब वो नीचे जाके अपना कर रहा है तो वो उसमें उसका अब वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो पहले था। आपने अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया है उसको ब्लैकलिस्ट करके। अहमद, ठीक है, सेटिस्फैक्टरी? यस सर। ओके, अच्छा, कॉन्फिडेंशियलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑल बिड्स आर कॉन्फिडेंशियल। और किसको? सिर्फ जो इवैल्यूएशन टीम है। लीकेज ऑफ इंफॉर्मेशन वेदर टेक्निकल और कमर्शियल कैन हैव सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, ठीक है।
एक टेंडर है, मैंने आपको बिड किया है, मुझे कल पता चलता है कि आपने लीक कर दी इंफॉर्मेशन टू वन ऑफ माय कंपेटिटर्स, वो भी बिडर है इस पे, सो आई कैन टेक यू टू द कोर्ट फॉर दैट because the information that I give you is proprietary to mine, to myself, and it is for your eyes only. You're not supposed to give it out. Ordinarily bids are kept in a lock and key, बहुत strict lock and key में होती है जब evaluation हो रही हो, ठीक है, और जो distribution भी होती है numbered copies होती हैं, यानी कि फर्ज कीजिए evaluation team में 4 लोग हैं, मैं प्रोक्योरमेंट का बंदा हूँ, मैंने उनको डिस्ट्रीब्यूट की तो मैं लिख दूंगा कॉपी नंबर 1 इश्यूड टू CFO, कॉपी नंबर 2 इश्यूड टू ऑपरेशंस मैनेजर, फॉर एग्जांपल, अगर वो इवैल्यूएशन टीम का हिस्सा है. Hania, can you read the case study, please? It's just a few lines. Sir, I have a question. Yes, sir. Hania, hold on, please. There's a question from Ahmed. सर, तो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी की बात की है. बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि आपके पास RFQs आ जाते हैं और आप RFQs में जो कॉस्ट एस्टिमेशन है, कोटेशन वगैरह, उसको आप हाइड करके आप लाइन डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि आप इसकी टेक्निकल स्पेसिफिकेशन को देखो कि आप मतलब ये कंप्लायंस करती है कि नहीं. उसमें आपको पता चल जाता है कि कुछ कंपनीज हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है. अब चूंकि आपको वो नहीं पता उसकी प्राइस कितनी उसने कोट की हुई है, लेकिन स्पेसिफिकेशंस आपको पता है और आप उस कंपनी को ज्यादा फेवर करते हो, तो क्या हम ये नहीं कर सकते, हम डायरेक्ट उस कंपनी से कांटेक्ट करें कि आपने इस बिड में कितनी आपने कोटेशन भरी है और उससे प्राइस नेगोशिएट करें और प्री बिड करवा के फिर उसको इस तरह करने की कोशिश करें, क्योंकि इस तरह की प्रैक्टिस मैंने प्रैक्टिकल लाइफ में देखी हुई है. हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है. हम जब आगे यहाँ जाएंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ जाएंगे 2 स्टेज बिडिंग पे, तो हम ये चीज आपकी डिस्कस करते हैं जो आपने प्रपोज की है, ठीक है. Over to you, Hania. Okay, sir. Adam Khan is the operations manager at Spirit Pharma. Recently, he is made responsible for carrying out technical evaluation for a big tender. Adam knows that his wife's brother is going to participate in the tender as he owns a relevant business for many decades. His brother-in-law is a man of impeccable integrity and runs a top quality business. Tomorrow is the first planning meeting of the evolution committee. What should Adam do? Option available to Adam can be excuse himself for evolution team citing his potential COI, tell his brother-in-law not to participate in the tender, keep quiet, any other option. Excellent. And because we are all scattered today, I will give you 3 minutes to read the study, and then I will go one by one to take your answers. ठीक है? I have a list. तो आप 3 मिनट लगा के इसको देख लीजिए. इससे ये COI क्या है? Conflict of interest. I apologize. Thank you so much for bringing it up. Conflict of interest. Okay, sir. Thank you so much. All right, Abu Bakr Saab, what is your answer? Sir, third option, sir. 1 सेकंड दीजिएगा. सर, इसमें ये है कि अगर वो बंदा जो है उसकी जो ये कंपनी है उनकी आपकी ऑप्शन है जी सर, कीप क्वाइट, ऑप्शन सी ली है आपने. यस सर. ओके, आप अभी एक्सप्लेन ना कीजिए. अदनान. जी सर. Which option will you take?
Sir, I would go for C. Option C, okay. Ahmed? Yes, sir. What yes? Sir, I will for option D. Option D क्या है फिर? Option दीजिए. सर मैं एक्सप्लेन कर दूं? दीजिए. सर ऐसा है कि अब चूंकि आदम खान ही ऑपरेशन मैनेजर है और ऑपरेशन मैनेजर को आप मतलब इस तरह की उसमें आप उसको ये नहीं कह सकते आप कि क्वाइट रहो या आप मतलब वो कर दो बैकआउट कर जाओ. तो ऐसा किया जा सकता है कि अगर हम कोई स्टैंडर्ड परफॉर्मा बना लें जिसकी बेस पे वो एवेल्युएशन करे, एक स्टैंडर्ड परफॉर्मा हो जिसके ऊपर सबको जितने भी वो बिडर्स आ रहे हों अगर सबको उस स्टैंडर्ड परफॉर्मा पे एवेल्युएट किया जाए तो अब चूंकि वो खुद भी एक प्रोफेशनल है और जो नेक्स्ट पर्सन है वो भी एक इंटेग्रिटी वाला पर्सन आ रहा है, तो इस तरह सीओआई से बचा जा सकता है. ओके, नोटेड. अमजद? जी सर, ऑप्शन ए. Option D, and what is your option? Sir, option A, excuse himself from evaluation team citing his potential conflict of interest. Okay, very good. Anam? Go with option C. C, keep quiet. Okay. Hania? No, sorry, Faisal. Sorry, Fahad. Option A, sir. Excuse himself from the evaluation team. Okay, done. Hania? So option C. Option C, very good. Hissan. मेरे पास नाम आ रहा है हिस्सान दीबा. Who's this person? मुनीर जी. मुनीर अहमद. क्या नाम है? अहमद नाम है इनका. यहाँ पे आ रहा है मेरे पास HISSANDIBA. आप अपना नाम बताएं और अपनी ऑप्शन बताइए, कौन सी ऑप्शन लेंगे? सर वो मुनीर अहमद है, लेकिन वो अभी बाथरूम है तो 2 मिनट्स लगेंगे उसको. लाल नबी आप बता. सर मेरी ऑप्शन ए होगा, खुद को एक्सक्यूज करे और किसी दूसरे बंदे को जो कॉम्पिटेंट बंदा हो उसको असाइन करे अपना टास्क. ओके, थैंक यू. राफे? Option A, excuse himself from the evaluation team. Okay, Shahryar? Sir, option A, sir. Option A from Shahryar. Rizwan? Sir, option A. Option A, Rizwan. Mohammad Shoaib? Sir, I will go with option A because जहाँ जिस पार्ट पे भी उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ रहा है ना वहां से उसको एक्सक्यूज कर देना चाहिए ताकि जो बाद में उसकी जॉब इंटेग्रिटी और उस पे जो बात ना आए जब फाइनल टेंडर वो हो जाए अवार्ड. थैंक यू. शोएब मुशर्रफ? यस सर, आवाज आ रही है? जी आ रही है. जी सर, आई will go with option D because it's technical evaluation and his brother-in-law is carrying a top quality business, so he should evaluate his proposal or his bid as per the rest of the others as per standard practice, so that there is minimum errors and chances. नहीं, मैं आप क्लियर नहीं है. आपने ऑप्शन, आपकी ऑप्शन क्लियर नहीं है. आप क्लियरली बताइए कि क्यों ये जो ऑप्शन डी आप ले रहे हैं, एनी अदर ऑप्शन, व्हाट इज द ऑप्शन? सर मेरी
इसके लिए दो रीजन है सर। एक तो सर ये टेक्निकल एवेल्युएशन है, टेक्निकल एवेल्युएशन के हर एक चीज़ के डिफरेंट मार्क्स होते हैं। वो हर जो बिल्डर आप जिसकी टेक्निकल एवेल्युएशन करते हैं उसमें आप उसको डिफरेंट कैटेगरीज में डिफरेंट मार्क्स उसको देते हैं, ठीक है सर। और दूसरा इसलिए मैं ये ऑप्शन ले रहा हूँ कि उसका ब्रदर इन लॉ ऑलरेडी एक बिजनेस रन कर रहा है, और जाहिर सी बात है वो अच्छा बिजनेस रन कर रहा है तो उसको फेवर की जरूरत ही नहीं है। वो ऑलरेडी बिड में ऐसे पार्टिसिपेट करेगा कि वो उसको जिस तरह के वो अपने बिजनेस को या उसके बिजनेस के लिए जो सूटेबल चीज़ होगी उस हिसाब से वो पार्टिसिपेट करेगा। उसको उसकी फेवर की इतनी ज़रूरत नहीं होगी जितनी तो ये बंदा समझ सकता है। तो क्या करे वो फिर, ये जो ऑपरेशंस मैनेजर है आदम खान, ये क्या करे? इवैल्यूएट करे बिड? सर अगर उसको असाइन हुआ है तो फिर वो तो इसको करना पड़ेगा सर, एवेल्युएशन करनी पड़ेगी। तो ऑप्शन सी हो गया ना, कीप क्वाइट। कीप क्वाइट का मतलब यही है वो अपनी वैल्यूएशन करेगा, उसको वैल्यूएशन असाइन हो रही है। ओके, एनीवे वी टेक योर आंसर। राजा यूसुफ। जी सर। What option will you take? सर ये ऑप्शन डी, लेकिन अगर ये जो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस तरह इसमें स्पेसिफाइड है कि वो जो उसका ब्रदर इन लॉ है वो इंटेग्रिटी वाला है और टॉप क्वालिटी बिजनेस को रन कर रहा है, तो ही शुड टेक पार्ट इन इवैल्यूएशन। ओके, नोटेड। सालिक। सर मेरा ऑप्शन डी है। एंड आपकी ऑप्शन क्या है डी में? सर एक तो आदम को अपनी कंपनी के सीईओ को इन्फॉर्म करना चाहिए, और जो बाकी बिडर्स हैं उनको भी बताना चाहिए कि ये मेरा रिलेटिव है, ताकि बाद में कोई कानूनी एक्शन न ले लें दूसरे बिडर्स। बाकी बिडर्स को बताए या वैल्यूएशन टीम के मेंबर्स को बताए? टीम के मेंबर्स को भी बताए और बिडर्स को भी बताए, क्योंकि अगर बाद में कोई बिडर ये इल्जाम लगा दे कि इसने फेवर किया है, उससे बचने के लिए। ओके, सो सबको क्लियर हो। आपका साले का पॉइंट आ गया। उमर, क्विकली व्हाट ऑप्शन? जी सर, ऑप्शन नंबर सी सर। सी। यासिर। जी सर, सर मैं ऑप्शन ए चूज करूंगा कि उसको कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को साइड करते हुए माजरत करनी चाहिए। ओके, थैंक यू। एंड जुल्फकार लास्ट। I think he should and should can be replaced by deputy operational manager or additional operational manager. ओके, वेरी गुड। अच्छा, अब मैं बिफोर आई गिव यू माय कमेंट्स पहले तो इसको देख लेते हैं। आदम खान ऑपरेशंस मैनेजर सीनियर आदमी होता है, ठीक है। टेंडर बहुत बड़ा है, बंदा जो उसका रिश्तेदार है वो इम्पेकेबल इंटेग्रिटी का है और एक टॉप क्वालिटी बिजनेस रन कर रहा है। अब उसके पास एक ऑप्शन है कि वो अपने बहनोई को कह दे कि यार तुम पार्टिसिपेट ना करो। अगर पार्टिसिपेट नहीं करता तो क्या होगा कि उसकी कंपनी को एक अच्छा बिडर नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कंपनी का नुकसान हो सकता है पोटेंशियली। चुप रहेगा, जो बहुत सारे लोगों ने ऑप्शन ली, ऑप्शन सी कीप क्वाइट, ठीक नहीं है। इंटेग्रिटी डिमांड करती है दैट आदम खान शुड डू समथिंग, ठीक है। एक्सक्यूज करना ऑल दोज पीपल हु सेड ऑप्शन ए, आई एग्री, बट कुछ लोगों ने, खासतौर पे सालिक ने जो ऑप्शन दिए, दैट इज द बेस्ट ऑप्शन कि डिस्क्लोजर दे देना। हम जिस भी बोर्ड मीटिंग में जाते हैं, पहला आइटम एजेंडा पे क्या होता है
कि एजेंडा आइटम्स में किसी का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है तो डिस्क्लोजर देते हैं, अभी बताते हैं। ठीक है, डिस्क्लोजर में क्या होता है, आप डॉक्यूमेंट करते हैं जी ये एक टेंडर होने वाला है, इसमें मेरी फलां कंपनी, क्योंकि सब जानते होंगे अगर इतनी अच्छी कंपनी है, तो मेरा ब्रदर इन लॉ है वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो मैं बताना चाहता हूं कि ही इज माय ब्रदर इन लॉ, नाउ यू डिसाइड शुड आई एक्सक्यूज माई सेल्फ। फर्ज करो कि टीम में इतना कैपेबल आदमी कोई नहीं है आदम खान जितना, तो लोग कहेंगे नहीं आदम साहब आप पार्टिसिपेट कीजिए वैल्यूएशन में, और हम ये करते हैं, फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि जो बिड्स आपको आएंगी ना, हम उसके ऊपर नाम छुपा लेंगे, सिर्फ प्रोक्योरमेंट के लोगों को पता होगा कि ए किसका है, बी किसका है, सी किसका है, वो उसके नाम की जगह ABCD लिख देंगे। दैट इज वन ऑप्शन। सो सालिक आपको फुल मार्क्स फॉर दिस, और जो एक्सप्लेनेशन मुशर्रफ ने, शोएब ने और राजा यूसुफ ने दी है, बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन थी वो भी। इसका मतलब ये है कि आप कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन को समझते हैं, बट रिमेंबर ये कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन जिंदगी में कई दफा आएगी, सिर्फ यहाँ नहीं, बहुत सारी सिचुएशंस में। ठीक है, इन योर प्रोफेशंस, इन योर मैरिज, इन योर पर्सनल डीलिंग्स विद योर चिल्ड्रन ऑल्सो। रिमेंबर के आपकी इंटेग्रिटी क्या डिमांड करती है, सिचुएशन क्या डिमांड करती है, उसके मुताबिक आपने अपना एक डिसीजन लेना होता है। ठीक है, एनी क्वेश्चंस ऑन दिस स्पेसिफिक इशू? सर यस सर। सर आई वांटेड टू आस्क कि सर ये किस लेवल तक मतलब है कि हम ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है सर वो चलता है कि जैसे अभी जैसे खाली ब्रदर इन लॉ है, तो सर ये फिर कोई ये जैसे कज़न हो, सेकंड कज़न हो, या फिर कोई फ्रेंड हो, क्लास फेलो हो, या फिर ये तो सर यहाँ तक भी जाती है कि ये फलाने इलाके का तो मैं भी इस इलाके का हूँ, तो उधर भी सर ये ले आते हैं, और अगर इससे भी ज़्यादा जाएँ तो सर ये बरादरी का है, तो सर हमारे तो सर ये कहीं ना कहीं से सर कोई ना कोई लिंक जोड़ ही लेते हैं। सर ये किस लेवल तक है कि ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जो है आप इसे इस बाउंड्री में ला सकते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, आई एम रियली रियली इम्प्रेस्ड शहरयार। It is a super question, brilliant question. And the question once again is, what is the boundary of this conflict? ठीक है, और conflict of interest, उसकी बाउंड्री बताइए कि एक बाउंड्री है कि मेरा सगा बहन भाई ना हो, एक बाउंड्री है यार मेरा कोई एक्सटेंडेड फैमिली का ना हो, लाइक माय कजन और माय वाइफ्स कजन एटसेट्रा एटसेट्रा, एक बाउंड्री है मेरे स्कूल का ना हो, क्लास फेलो ना हो। So there is no answer, one answer to that. You will get different answer depending on whom you're asking. ठीक है शहरियार? And I'm sorry कि मैं इसका कोई बहुत क्लियर जवाब नहीं दे सकता। What would I do in my case? मैं देखूंगा यार मेरी रिलेशनशिप किसी के साथ ऐसी तो नहीं है जो बहुत बेतकल्लुफाना रिलेशनशिप है, यानी कि उस बंदे का मेरे घर आना जाना है या मुझसे बहुत करीबी रिश्ता है। ठीक है, अगर ऐसी चीज़ है तो मैं इसको कॉन्फ्लिक्ट समझूंगा और डिक्लेयर कर दूंगा, डिस्क्लोजर दे दूंगा। अगर ऐसी नहीं है तो मुझे कोई मसला नहीं है, आई वुड कैरी ऑन विद माई ड्यूटीज। नाउ कुछ कंपनीज हैं उनका कोड ऑफ कॉन्डक्ट एक डॉक्यूमेंट बना होता है, उसमें भी मेंशन कर देते हैं। कई दफ़ा आप फॉर्म फिल करते हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, यूनाइटेड नेशंस के आप कभी करें, वर्ल्ड बैंक के करें, USAID के करें, तो वो आपसे पूछते हैं कि जी आपका कोई रिश्तेदार फिर डिफाइन करते हैं, योर ब्लड रिलेटिव्स, योर वाइफ्स ब्लड रिलेटिव्स। ब्लड रिलेटिव्स कौन होते हैं? आपके जो इमीडिएट सिबलिंग्स और यस सर पेरेंट्स। ठीक है ना, तो ये इस तरह से डेफिनेशंस आ जाती हैं। बट इन आवर कल्चर यहाँ तो गांव, बरादरी, कोर्समेट, बैचमेट, ये चीजें बहुत काउंट करती हैं। आप किसको छुपाएंगे, किसको रखेंगे कि कॉन्फ्लिक्ट है या नहीं है? सो देयर इज नो वन आंसर। शहरयार सॉरी आई कांट हेल्प यू, बट अ सुपर क्वेश्चन। इट्स ओके सर। सर आई हैव अ क्वेश्चन सर। प्लीज यासिर। सर वो आपने जिस तरह बताया कि एक केस ये भी हो सकता है कि यार एक सेकंड होल्ड कीजिएगा जरा।
प्लीज गो हेड। सर ये क्वेश्चन ये था कि जिस तरह आपने एक केस बताया ना कि मतलब वो कहेंगे ऑपरेशंस मैनेजर को आप एवोल्यूशन करें और हम जो है कोडिंग ABC लगा देंगे कि जी ये बिड में नाम नहीं लिखेंगे कि ये किसकी बिड है। तो सर ये क्वाइट पॉसिबल ये भी तो है ना कि पहले डिस्कशन हो चुकी हो कि जी इस तरह की जो स्पेसिफिकेशन हो तो उससे वो कैच कर लेना चाहिए कि ये बिड थी मेरी, तो ये भी तो पॉसिबल है बिल्कुल, कोडिंग से। बहुत अच्छी बात की आपने। आपने जब एग्जाम्स दिए थे तो मैं जानता हूँ एक केस ऐसा कि एग्जामिन जो आंसर शीट्स थी वो मार्किंग आ गई थी, उसमें मार्किंग से मतलब निशान आ गए थे, ठीक है। वो बंदा कोक पी रहा था एग्जामिनेशन सेंटर में पाकिस्तान में, और वो कोक उसकी स्पिल हो गई उसकी एग्जामिनेशन शीट पे, वो उसका पेपर रिजेक्ट हो गया। एंड दिस वाज अ यूनिवर्सिटी एग्जाम, ठीक है। सो जो इंस्ट्रक्शंस टू बिडर्स में बहुत क्लियरली लिखा होता है कि आपने अपना जो फॉर्म बी फिल करना है जिसमें अपने प्राइस या बाकी टर्म्स लिखेंगे, वो किसी किस्म की कोई मार्किंग या आइडेंटिफिकेशन मार्क या कोई ऐसी लेबल ना हो जिसकी वजह से आप आइडेंटिफाई हो सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत क्लियरली लिखा होता है। हैविंग सेड दैट देयर आर मेनी वेज टू डू दिस। बहुत सारी चीज़ें, कुछ स्पेलिंग गलत लिख देगा वो निशानी बन जाती है, लेकिन जनरली आप ये इंस्ट्रक्शंस डाल देते हैं और फिर आगे तो लोगों की अपनी इंटेग्रिटी है वही आ सकती है। प्रोसेस ऐसा नहीं है कोई जो आपको वो उसका फिर नेक्स्ट यही है कि आप उसकी बिट को ट्रांसलेट करें, रीटाइप करवाएं और वो आगे कर दें, यही हो सकता है। ओके सर। ये कुछ टिप्स दी हुई है टू मैनेज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिचुएशन। बिडर्स कॉन्टैक्ट with buyers during competitive tendering, from issuance of ITT till announcement of award. All contacts between buyer and bidders are closely managed. Sole point of contact for the bidder is the procurement person mentioned on ITT. We have discussed this before. If a bidder is already working for the company, contacts are usually made in the presence of procurement representative to ensure fair play. ऐसा भी हो सकता है कि एक बिडर, एक जो आपका पोटेंशियल बिडर है वो ऑलरेडी काम कर रहा है किसी और कॉन्ट्रैक्ट पे आपके साथ, तो फिर वो ये करते हैं जनरली, ये कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब वो मिलने आएगा अपने उस कॉन्ट्रैक्ट के सिलसिले में तो यूजुअली आप प्रोक्योरमेंट के बंदे को बिठा देते हैं, ठीक है। अब ये वो बिडिंग मेथड्स हैं जिनके ऊपर अभी अहमद ने भी एक सवाल उठाया था, और पहला बिडिंग मेथड जो पेपरा में दिया हुआ है उसे हम कहते हैं सिंगल स्टेज 1 envelope बिडिंग प्रोसीजर। आई विल लीव दिस स्लाइड ऑन फॉर अ कपल ऑफ मिनट्स ताकि आप इसको देख लें। ओके, शुएब आप पढ़ सकते हैं, एक ही बुलेट है। यस सर, मैं पढ़ता हूँ। सिंगल स्टेज 1 envelope bidding procedure. Bidders submit bid in one envelope containing both the technical proposal and the price proposal, open in public companies. The bids are evaluated and the contract is awarded to the bidder who meets eligibility and qualifications requirements, and whose bid has been determined to be the lowest evaluated substantially responsive bid. थैंक यू। एंड इफ यू लुक एट इट, ये एक एनवेलप है, इसी के अंदर टेक्निकल भी है, इसी के अंदर फाइनेंशियल भी है।
ये इसकी सबमिशन के टाइम है। इवैल्यूएशन के वक्त ये निकाल के टेक्निकल एक तरफ इवैल्यूएट होगी, फाइनेंशियल एक तरफ इवैल्यूएट होगी, जो बेस्ट टेस्ट के अंदर उसको आपने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इट इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ बिडिंग मेथड जो दुनिया में, और पेपरा ने भी इसको स्पेसिफाई किया हुआ है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? सिंगल स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग। सर इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं? यार डिसएडवांटेजेस यही हैं कि आप किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को या किसी लार्ज कॉन्ट्रैक्ट को शायद ये मेथड ठीक नहीं है, स्पेशली जहाँ पे आपने क्वालिटी एसरटेन करनी हो तो कैसे करोगे फिर? उसके लिए जो आगे मैकेनिज्म्स आ रहे हैं, अगर आप थोड़ा सा वेट कर लो तो फिर आपको ज़्यादा बेहतर इसका जवाब मिल जाएगा। ठीक है, राफे आप ये पढ़ सकते हैं सिंगल स्टेज 2 एनवेलप बिडिंग प्रोसीजर। Single stage 2 envelope bidding procedure. Bidders submit simultaneously 2 separately sealed envelopes, one containing the technical bid and the other the price bid, enclosed together in an outer single envelope. Initially, only the technical bids are opened and evaluated. The price bids remain sealed and are held in custody. On completion of technical evaluation, the price bids of qualified bidders are opened. The price bids of technically responsive bidders are evaluated, and the award of contract is made to the bidder whose bid has been determined to be the lowest evaluated substantially responsive bid. लोएस्ट इवैल्यूएटेड सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव बिड, ये अपनी टर्म लंबी है लेकिन इसको ज़रूर अपने जहन में रखिए। ठीक है, ये आपको बार बार इस्तेमाल होगी आपके इस प्रोफेशन में। अब हम देखते हैं कि इसकी कोई स्कीमेटिक दी हुई है। ये इसकी स्कीमेटिक है। इफ यू लुक एट इट, सबमिशन के वक्त उसने 2 एनवेलप जमा किए। ठीक है, because this is a 2 envelope bidding procedure, one contains the technical, second contains the financial. Procurement ने क्या किया, उसने सिर्फ उसका टेक्निकल एनवेलप भिजवा दिया इवैल्यूएशन टीम को इवैल्यूएट करने के लिए। जब वो हो गया, ये ट्रैफिक लाइट का मतलब क्या है? ट्रैफिक लाइट का मतलब ये है कि जो लोग नहीं हुए, फर्ज कीजिए आपने रखा हुआ है 100 टोटल स्कोर है, उसके अंदर आपने बेंच थ्रेशोल्ड रखा हुआ 60% का। सो एनीवन बिलो 60% विल नॉट बी पास्ड ऑन, उसकी बिड प्रोग्रेस नहीं होगी, बट एनीवन अबव 60% विल बी पास्ड ऑन फॉर फाइनेंशियल इवैल्यूएशन। अब इसके अंदर एक चीज और आ गई, और वो ये कि 60% से ज्यादा 61% और 99% बराबर हो जाएगा। जिसकी फाइनेंशियल बेहतर है उसको अपने कॉन्ट्रैक्ट अवॉर्ड कर दिया। अहमद आप वाला अभी तक नहीं आया, मैं उस पर आता हूं। हम इन सबको इकट्ठा देखते हैं। पहले हम एक दफा 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर्स, हम इसको भी देखने से ज्यादा हम इसको देखते हैं। सबमिशन हुई, टेक्निकल अलहदा, फाइनेंशियल अलहदा। टेक्निकल इवैल्यूएशन, फाइनेंशियल इवैल्यूएशन, और ये होगी वेरी मच लाइक द प्रीवियस जो हमने देखी थी बिडिंग मेथड, लेकिन ये परम्यूटेशन 1 है इसकी, बिकॉज इसकी परम्यूटेशंस और भी हैं। परम्यूटेशन समझते हैं ना, ऑप्शंस कह लें आप इनको। ठीक है, परम्यूटेशन 2 क्या है? पहले सिर्फ टेक्निकल लिया, ये अहमद वाली सिचुएशन आ गई जो अहमद का सवाल था। सिर्फ टेक्निकल मांगा, इवैल्यूएट किया। जब इवैल्यूएट कर लिया तो पता चल गया ये ट्रैफिक लाइट्स लगी हुई हैं कि कौन कौन क्वालिफाई हो गया टेक्निकल में। जितने क्वालिफाई हो गए उनसे आपने अब रिवाइज टेक्निकल मांगा और फाइनेंशियल मांग लिया, और उसको इवैल्यूएट कर जिस जैसे अपने पीछे किया है, आपका अवार्ड निकल आएगा यहाँ पे।
ये वहां पे आप करते हैं जहां पे आपकी बहुत कॉम्प्लेक्स सॉल्यूशंस इन्वॉल्व होते हैं एंड यू आर नॉट एबल टू डिवाइस वन सॉल्यूशन एट योर ओन जिसको आप मार्केट में लेके जाएं. सो यू आर एक्चुअली रिलाइंग ऑन द मार्केट टू प्रोवाइड यू विद सम आइडियाज. आप उनके आइडियाज को लेके अपना जो टेक्निकल पैकेज है उसको रिवाइज करेंगे और वो मार्केट में लेके जाएंगे प्लस रिवाइज्ड फाइनेंशियल, और उसके बाद इवेल्युएट करेंगे तो आपके पास अवार्ड आ जाएगा. ये वो मेथड्स हैं कुछ जो आपको पेपरा में उसने दिए हुए हैं. अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, प्रोज एंड कॉन्स देख लेते हैं, कोई कमेंट्स हैं किसी के वो ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद एक एक्सरसाइज भी आपकी. एक क्वेश्चन था, व्हाट आर द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ सिंगल स्टेज टू एनवेलप बिडिंग प्रोसेस. किसका था? या बल्कि वो क्वेश्चन इस पे था, सिंगल स्टेज वन एनवेलप. मेरा रिस्पॉन्स जी जी प्लीज. यस सर. मेरा रिस्पॉन्स उस पे ये था कि ये आपकी जो सिंपलर फॉर्म्स ऑफ प्रोक्योरमेंट हैं, सिंपलर चीजें हैं जहां बहुत ज्यादा टेक्निकल इश्यूज इन्वॉल्व नहीं हैं, वहां पे आप ये मेथड अडॉप्ट कर सकते हैं. But as you get to more complex, more engineering related, more solutions related, more integration related packages, वहाँ पे फिर आपको ये चीज़ सूट नहीं करेगी and you will have to resort to either the single stage two envelope bidding process, or if you're looking for the market to tell you the solution, तो फिर आपको ये permutation 2 जो है two stage bidding procedure की ये अडॉप्ट करनी पड़ेगी. क्या ये क्वेश्चन है? जी प्लीज. सर जब जो कंसल्टेंट्स है सर, उनकी जब प्री क्वालिफिकेशन हो रही होती है सर, उसमें कौन सी बिडिंग इन्वॉल्व होती है? अच्छा जी. अब मैं शहरियार आपके सवाल का जवाब देने से पहले एक एक्सरसाइज भी है, लेकिन मैं जंप करता हूं उस एक्सरसाइज को, वापस आएंगे. ये आपका सवाल रिलेटेड है आपकी इवैल्यूएशन स्कीम क्या है. बिडिंग मेथड इज वन थिंग एंड योर इवैल्यूएशन स्कीम इज अनदर. ऐसा है कि नहीं है? फॉर एग्जांपल यस सर. एक इवैल्यूएशन स्कीम है लीस्ट कॉस्ट, और जो हमारा हमने सबसे पहला मेथड देखा था सिंगल स्टेज वन एनवेलप, ये परहैप्स लीस्ट कॉस्ट में सबसे ज्यादा इफेक्टिव बिडिंग मेथड है. डू यू एग्री? एक मेथड है लीस्ट कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल इक्वलाइजेशन, यानी कि आपने टेक्निकली सबको इक्वलाइज कर लिया. जैसे मैंने कहा था एक एग्जांपल देते हुए कि अगर आपने 60% रखा है मिनिमम स्कोर फॉर पासिंग टेक्निकल क्वालिफिकेशन, तो उसके बाद एक ऑप्शन ये है कि सब बराबर हो गए. एक ऑप्शन है कि आपने उनको एडजस्ट कर दिया इस तरह से कि नहीं यार इसका टेक्निकल सॉल्यूशन ज़्यादा बेहतर है, इसलिए इसको मैं ज़्यादा स्कोर दूंगा, वो फिर फाइनेंशियल में इम्पैक्ट होगा. तो आपने फिर उसके बाद उसकी लीस्ट कॉस्ट देखनी है. और आखिर में है कॉस्ट एंड क्वालिटी, कॉस्ट प्लस क्वालिटी, ये कॉस्ट एंड क्वालिटी इसको कहता है पेपरा. ये वो मेथड है शहरियार जो आपका कंसल्टेंट के केस में अप्लाई होगा. सर यूजुअली सर जो कंसल्टेंट्स होते हैं सर, वो अपनी जो उनके जो उनका एचआर होता है सर, उस पे कर रहे होते हैं रिलाय. दूसरा वो जो बिड भी करते हैं वो सर परसेंटेज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पे करते हैं, जैसे 1.5% ऑफ द होल कॉन्ट्रैक्ट और या 1.2%. और यूजुअली वो ही आगे पूरा प्रोजेक्ट जो है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स और डिज़ाइन टेंडर ड्राइंग्स और वो सारी चीज़ें डिवाइस करते हैं. तो सर इस लिहाज से मैं पूछना चाह रहा था कि उसके अंदर हम एक ही स्टेज में सर फिर उनको देख सकते हैं, मतलब मल्टीपल स्टेज में तो जो है वो तो कॉन्ट्रैक्टर्स ही होते होंगे.
नहीं, कंसल्टेंट के लिए आप सिंगल स्टेज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका इवैल्यूएशन स्कीम ही है, ये सर कंसल्टेंट देखो, आपको कंसल्टेंट एक, आप छोड़ें कंसल्टेंट को, आपको एक डेंटिस्ट चाहिए। एक डेंटिस्ट है जो एक डेंटिस्ट है दरख्त के नीचे बैठा हुआ है डब्बा लगा के, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। आप उसके पास जाते हैं, वो अपने इंस्ट्रूमेंट्स भी स्टरलाइज नहीं करता, उसके पास कोई सर्टिफिकेशन भी नहीं है, क्वालिफिकेशन भी नहीं है, डेंटिस्ट्री स्कूल भी नहीं गया हुआ, मोस्ट लाइकली वो आपका काम कर देगा, लेकिन शायद फिर आप उससे बीमार हो सकते हैं, मजीद काम खराब हो सकता है, ठीक है। येट ही इज इन प्रैक्टिस, वो ये काम कर रहा है। एक डेंटिस्ट है, वो यूएस से और यूके से क्वालिफाइड है, 25 साल का एक्सपीरियंस है, दोनों में डिफरेंस है ना, तो आप उनको लाइक फॉर लाइक कंपेयर तो नहीं कर सकते। सो जहां पे आपने लॉयर लेना है, डेंटिस्ट लेना है, डॉक्टर लेना है, कंसल्टेंट लेना है, डिजाइनर लेना है, वहां पे आपको फिर ये मेथड अडॉप्ट करना पड़ेगा कि जी मैंने क्वालिटी को ज्यादा नंबर देने हैं कॉस्ट से। मैं एक एक्चुअल एग्जांपल देता हूँ। 2020 में पीआईए ने मुझे एंगेज किया और दे वांटेड टू आउटसोर्स द कंप्लीट, उनका जो इंजीनियरिंग का जो जितना भी इंजीनियरिंग डिवीजन है वो चाहते थे इसको आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिजाइन द होल स्कीम दे वांटेड अ कंसल्टेंट। उसके जो क्वालिटी के नंबर थे 90% नंबर क्वालिटी पे थे, 90%। 90% क्वालिटी का मतलब ये है कि डिपेंडिंग ऑन द प्राइसेस दैट यू गेट, एक बिडर जिसने $5 मिलियन कोट किया है, ही कैन स्टिल बी द विनर, जबकि एक बिडर ने शायद $3 मिलियन कोट किया हो, डिपेंडिंग ऑन हाउ बाकी बिड्स आती हैं। 90% वेटेज का मतलब ये है, ठीक है। इज दैट द राइट अप्रोच? एब्सोल्युटली यस। कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, कोई ना पेपरा से प्रॉब्लम आया ना नैब से प्रॉब्लम आया, इसको जीता भी बोइंग ने जीता, ठीक है, और no problems at all, no questions asked. So in case of जहां इंटेलेक्चुअल वैल्यू बहुत ज्यादा हो, डिजाइनर्स, कंसल्टेंट्स, वेरी स्पेशलिस्ट सर्विसेज, तो वहां पे आप फिर ये मेथड अडॉप्ट करते हैं अपनी इवैल्यूएशन स्कीम में, कॉस्ट प्लस क्वालिटी। इसको आप किसी तरह से भी ले सकते हैं, इसको आप सिंगल स्टेज 1 एनवेलप में भी ले सकते हैं, इसको आप सिंगल स्टेज 2 एनवेलप में भी ले सकते हैं, और 2 स्टेज बिडिंग प्रोसीजर में भी ले सकते हैं, ठीक है। सो द आंसर टू शायद question, it doesn't lie here in the bidding procedure, it lies here in the evaluation schemes. सबको समझ में आ गई जो बात मैंने कही? Yes. Brilliant. Okay. I have a question. Please. The last slide, please. Last ये वाली? Yes, sir. जी. इसमें जो सेकंड बुलेट पॉइंट है, लीज कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल एक्विलाइजेशन, तो सर हम टेक्निकली कैसे इक्वल करेंगे? जैसे आपने खुद एग्जांपल दी थी कि टेक्निकल वैल्यूएशन में एक को 61% मिला और दूसरे को 99% मिला, तो लीज कॉस्ट के साथ हम कैसे टेक्निकली उसको इक्वलाइज कर सकते हैं? अच्छा अहमद, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। एक तो पहली चीज ये है कि इस पे कोई एक मेथड नहीं है। मेथड जो भी आप करेंगे, आपकी पूरी इवैल्यूएशन टीम ने उसको एग्री किया हुआ है, अगर एग्री किया हुआ है तो मेथड बन जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। फर्ज कीजिए कि आपको आपकी रिक्वायरमेंट है कि आपने एक अपने एम्प्लॉयज़ हैं 3, उनको पिक एंड ड्रॉप देना है, उसके लिए गाड़ी चाहिए, 3 एम्प्लॉयज़ हैं टोटल, ठीक है, एंड आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो सकती है और आपने उनका जो कॉन्ट्रैक्ट है 3 साल का है, तो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है विद सुजुकी 100 सीसी कार, ठीक है। अहमद, आप मेरे साथ हो? यस सर। अच्छा, अगर मैं बिड कर दूं और उस बिड में मर्सिडीज को भी ले आऊं,
तो मैं क्या कर रहा हूँ, और ये इंजीनियर्स बहुत करते हैं, इसे हम कहते हैं गोल्ड प्लेटिंग, यानी कि आपका काम जिस चीज़ में हो सकता है आप उससे बहुत ज़्यादा आगे चले जाते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। मेरा काम क्या है, 3 बंदे पिक एंड ड्रॉप करने हैं, शॉर्ट डिस्टेंस की राइड है, लग्जरी नहीं चाहिए, और 3 साल की मेरा कॉन्ट्रैक्ट है। मेरे लिए एक सुजुकी कल्टस कैन सर्व द पर्पस फॉर मी, ठीक है, इन दिस केस। सो आई शुड इन द बिडिंग इवैल्यूएशन स्कीम जो मैं अडॉप्ट करूंगा, मैं उसमें यही चाहूंगा कि मैं मर्सिडीज को एक्स्ट्रा नंबर ना दूं। तो मैं क्या करूंगा कि यार जहां पे कल्टस खत्म होती है उसके आगे सब बराबर हो जाते हैं। लेट्स से कल्टस खत्म होती है 60% पे, मर्सिडीज को 99% मिलेंगे ना टेक्निकल में, ऑब्वियसली। यस सर। तो लेकिन मेरे लिए वो 99% जो है वो कोई माने नहीं रखता। इट इज मीनिंगलेस टू मी बिकॉज इट इज वे अबव माई डिमांड, इट इज वे अबव माई रिक्वायरमेंट, और मैं गोल्ड प्लेट नहीं करना चाहता। सो इसको हम कहते हैं टेक्निकल इक्वलाइजेशन। और ये टेक्निकली इक्वलाइज करने का एक मेथड है। एक और मेथड हम देख लेते हैं, और वो ये है कि यार मैं ये जो 3 बंदों को कांटेक्ट करना है, पिक एंड ड्रॉप करना है, ये 3 साल से बढ़ के 10 साल भी हो सकता है, मुझे नहीं पता, लेकिन चांसेस हैं। दूसरा कि एक इनके अंदर मेरा जो चेयरमैन रेलवे है, रेलवेज का, वो भी आ सकता है अपने पिक एंड ड्रॉप के लिए। सो आई नीड अ मच बेटर कार फॉर दैट, ठीक है। तो फिर आप कहते हैं यार मैं अपना जो है, जो मुझे ज़्यादा टेक्निकल स्कोर देगा, ठीक है, मैं उसको फाइनेंशियल्स में जाके बेनिफिट दे दूंगा, ठीक है। सो विच मीन्स कि यहाँ अब मर्सिडीज को एक्स्ट्रा नंबर जो मिलेंगे टेक्निकल में, वो उसको बेनिफिट देंगे फाइनेंशियल में, इवन इफ मर्सिडीज इज हायर देन अ सुजुकी, विच इट विल बी। अब इसके लिए आप बहुत सारे फॉर्मूला बनाते हैं, मैथमेटिकल, उनको एम्प्लॉय करते हैं, और आपके पास एक इंजन बनाना, इवैल्यूएशन स्कीम एक इंजन होती है। उस इंजन के अंदर जब आप वैल्यूज डालते हैं तो आपका आउटकम आता है, वो आउटकम डिटरमिन करता है कि जी क्या आपने करना है, ठीक है। आई होप आई हैव बीन एबल टू एक्सप्लेन टू यू अहमद इन अ मैनर जो आपको समझ आ गया हो। यस सर, गॉट इट। थैंक यू सर। इससे रिलेवेंट एक क्वेश्चन है जी सर। यूजुअली सर जब इस तरह के टेंडर्स होते हैं सर, उसके अंदर वो लिख देते हैं कि जी जैसे 1000 सीसी कार चाहिए या 1300 सीसी कार चाहिए, और आगे फिर उसे सर शॉर्टलिस्ट करने के लिए कुछ जैसे कुछ सेफ्टी फीचर्स हैं कि ये डाल देंगे कि जी उसके अंदर एयर बैग्स हों और ये सारी चीज़ें हों। तो सर इसके अंदर जो ब्रांड्स होती हैं वो हर ब्रांड की तो सर अपनी प्राइसिंग होती है, जैसे सुजुकी की, होंडा की, टोयोटा की, और यूजुअली जो वो प्राइस होती है वो जस्टिफाइड बाय क्वालिटी होती है। तो सर इसके अंदर फिर वो जो है वो जो स्कोर हमने रखना होगा टेक्निकल के लिए, वो फिर मैटर नहीं करता। नहीं, देखो आप कि इसको बहुत यार इसको बहुत लिटरल, जो मैंने एग्जांपल दी, इसको लिटरल सेंस में मत लीजिए। एक तो पहली चीज ये कि जब आप बाहर जाएंगे, इवन मर्सिडीज को जब करेंगे, तो वो ऑप्शन, हर ऑप्शन की प्राइस है। वो ऐसे नहीं है कि आपको ऑफ द शेल्फ मिल जाए, वो आपको वहां से भेजते हैं, फिर वो जो ऑप्शन आपने मांगी वो उसके अंदर बिल्ड करते हैं, एंड यू पे अ प्राइस फॉर दैट ऑप्शन, ठीक है। बट आप कार से हटा के आप एक कंसल्टेंट देख लीजिए कि आपका ML1 का कॉन्ट्रैक्ट है, अगर आपको किस लेवल का कंसल्टेंट चाहिए। पाकिस्तान में एक भी कंसल्टेंट नहीं है जो आपकी क्वालिफिकेशन भी पूरा उतर सके, आई गारंटी यू, क्योंकि किसी ने इतना बड़ा ट्रैक लिंक का काम ही नहीं किया हुआ। सो यू विल हैव टू गो फॉर अ ग्लोबल कंसल्टेंट, कोई KBR, कोई मॉट मैकडोनल्ड, कोई इस लेवल के आपको कंसल्टेंट चाहिए होंगे, ठीक है ना। सो ये वहां पे फिर आपको सूट करता है बहुत ज्यादा कि यार मैं कॉस्ट और क्वालिटी दोनों को कैसे मैच करूं, किस तरह से मैरी करूं कि मेरे पास बेस्ट आंसर आ जाए। सो यू फैक्टर इन योर क्वालिटी बेस्ड ऑन योर डेफिनेशन ऑफ क्वालिटी, and you factor in price based on your assumption or what value you associate with price. ये आपको evaluation schemes में फिर आपको जाना पड़ता है,
अनफॉर्चुनेटली हमारा वो मॉड्यूल इस मॉड्यूल में है नहीं, वो बहुत लंबा एक हमारा वो है, एंड दैट इज वेरी मैथमेटिकल आल्सो, वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बहुत प्रोसीजर इन आपके पास हैं दोनों. लेट्स टेक दिस क्वेश्चन फर्स्ट. सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन, मतलब लाइक पूछना क्या चाह रहे हैं, मुझे ये थोड़ा समझ नहीं आया. क्वेश्चन ये कह रहा है, by looking at the two permutations of two stage two annular bidding methods, what are the major differences that you can pick? इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है? ठीक है, अब मुझे लगता है आपके पास स्लाइड्स अवेलेबल नहीं है. स्लाइड्स शेयर की थी वैसे शहरियार ने 2-3 दिन पहले, आपसे 4 दिन पहले. जी सर, हो गई थी शेयर. ओके, तो चलिए हम ऐसा करते हैं, हम इस एक्सरसाइज को मिलकर कर लेते हैं. ठीक है सर. ये जी बोलिए सर, ये मैं आंसर करना चाह रहा हूँ इसका, आप डिफरेंस पूछ रहे हैं तो क्या करना चाह रहा हूँ सर? मैं आंसर करूँ आपने जो एक्सरसाइज दी है उसका? हाँ कीजिए ना प्लीज. सर आप डिफरेंस पूछ रहे हैं परमुटेशन 1 और 2 के दरमियान ना सर. तो जो फर्क हमें नजर आ रहा है उसमें ये है कि जो परमुटेशन 2 है और परमुटेशन जो 1 है उसमें हम टेक्निकल और फाइनेंशियल जो बिड है वो एक ही वक्त में सबमिट करवा रहे हैं, जबकि परमुटेशन 2 है उसमें हम सिर्फ टेक्निकल बिड सबमिट करवा रहे हैं. उसके बाद वो जो टेक्निकल जो बिड है उसकी इवैल्यूएशन के बाद वो डिस्कशन हो रही है, जो बिडर्स पास हो रहे हैं फिर उनको रिवीजन के लिए कहा जा रहा है, और जो रिवीजन करके आएंगे उसके साथ वो फाइनेंशियल जो है लेके आएंगे. ये मेजर डिफरेंस नजर आ रहा है. यासिर आप छा गए हैं. ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस कि आपने क्या किया, आपने ये टेक्निकल जो सबमिशंस आई आपके पास, अब आपने इनको इवैल्यूएट किया तो आपने कहा कि यार मुझे अपना टेक्निकल पैकेज या टेक्निकल टेंडर रिवाइज करना है. आई विल टेक बिट ऑफ दिस, बिट ऑफ दैट, जो मेरे पास बिड्स आई हैं वहां से उसको बना के मैं रिवाइज करूंगा. जब रिवाइज कर दिया मैंने फिर दोबारा उनको कहा कि अब आप मुझे इस रिवाइज टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पे अपनी बिट्स दीजिए, मैं आपको फिर इवैल्यूएट करूंगा, और मैंने उनको फिर इवैल्यूएट करके अवॉर्ड कर दिया. सो यासिर को टॉप मार्क्स मिलेंगे इस चीज के. दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस. और ये कहाँ होता है, किस तरह की सिचुएशंस में ऐसा होता है? एनी गेसेस? सर ये जिसकी परमिटेशन 2 है सर, ये यूजुअली सर उन केसेस में होता है जहाँ पे सर हमें जो क्लाइंट है सर उसे भी फुली वो ना पता हो कि वो क्या एक तो सर मार्केट को भी सर थोड़ा सा चेक करना चाह रहा हूँ, और दूसरा सर कि कोई सर जैसे डिजाइन फाइनलाइज ना हुआ हो, और जो परम्यूटेशन 1 है सर उसके अंदर जो है टेक्निकली या टेक्नोलॉजिकली चैलेंजिंग सिचुएशन होती है, और कई दफा हर इंफॉर्मेशन शेयर यार मार्केट में अवेलेबल नहीं होती. बहुत सारी चीजें लोगों की प्रोप्राइटरी होती हैं, बहुत सारी चीजें शेयर नहीं की जाती, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. इट्स अ वे, इट्स अ मेथड के जिसमें आप मार्केट से बोरो करते हैं आइडियाज, और फिर उनको लेके अपना जो स्कोप ऑफ वर्क है टेक्निकल वो रिवाइज करते हैं, और उसकी बेसिस पे फिर आप फाइनेंशियल बिड्स मांगते हैं. सो ये इस तरह की सिचुएशन पे ये बहुत कॉमन होता है, और यूजुअली ये चीजें प्रैक्टिस की जाती है. ठीक है, अगर इन पे कोई और सवाल नहीं था तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और फिर हम एक ब्रेक भी उसके बाद ले लेंगे. इवैल्यूएशन स्कीम्स आपने देख ली, 3 ही होती हैं: लीस्ट कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल इक्वलाइजेशन एंड कॉस्ट प्लस क्वालिटी. लीस्ट कॉस्ट की ये जो प्रोज एंड कॉन्स अहमद ने शायद किसी और ने पूछी थी, यहाँ पे आप इसको देख लें कि जनरली यूज फॉर ऑफ द शेल्फ स्टैंडर्डाइज्ड बेसिक गुड्स. ठीक है, क्वालिटी देन लीस्ट कॉस्ट, ये वही है क्वालिटी. लीस्ट कॉस्ट आफ्टर टेक्निकल इक्वलाइजेशन, ये वही चीज है. ठीक है, इसकी भी यहाँ पे कुछ फीचर्स लिखे हुए, या पढ़ लीजिए. क्वालिटी प्लस कॉस्ट, ठीक है,
यूजुअली गुड फॉर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड स्पेशलाइज्ड सर्विसेज, जिसमें एक वो कंसल्टेंट वाली सिचुएशन भी इसके अंदर आ जाती है। Ordinarily, what evaluation schemes should be adopted for the following purchases: office computers, catering contract for office employees, multi-story shopping mall, design of a national park, and a 500-bed quarantine center. You have 5 minutes to think through, after which we will ask you also. पहला जवाब आया ऑफिस कंप्यूटर्स के लिए, least cost after technical utilization. Anyone who has a different option to state? No? सब मुत्तफिक हैं इस रिस्पॉन्स से जो भी आया है? अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस ही लिखता हूं, that the computers needed are should be, आजकल क्या इंटेल क्या होता है, कोर i7 प्रोसेसर हो, उसकी मेमोरी जो है वो हो 16 MB, सॉरी 16 गिग्स नहीं, उसकी डिस्क उसके अंदर जो हो वो इतनी हो, उसकी स्क्रीन साइज ये हो। अगर मैं ये सब चीजें स्पेल आउट कर देता हूँ तो क्या फिर भी मुझे यही स्कीम लेनी पड़ेगी जो अभी सजेस्ट हुई है, या डिफरेंट हो जाएगी? सर बढ़ती जाएगी उस तरह सर, वो भी वो हमारा क्राइटेरिया चेंज हो जाएगा। देन वी विल मूव टुवर्ड्स क्वालिटी प्लस कॉस्ट। नहीं, इस तो उलट जाएगा यार, देखो ना, लीस्ट कॉस्ट में चला सर उस बुनियाद पे हम लीस्ट कॉस्ट में इसलिए चला जाएगा क्योंकि मैंने उसको स्टैंडर्डाइज कर दिया। मैंने जब स्टैंडर्डाइज कर दिया कि जी मेरी रिक्वायरमेंट ही ये है, आप मुझे इसके अलावा बिड कर ही नहीं सकते, मुझे इतनी ये वाला प्रोसेसर चाहिए, इतनी रैम चाहिए, इतनी डिस्क चाहिए, इतना स्क्रीन साइज चाहिए, इतने साल की वारंटी चाहिए, ये वाला बैग चाहिए, डोर स्टेप आफ्टर सेल्स चाहिए, तो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दी। जब स्टैंडर्डाइज कर दी तो मुझे क्या जरूरत है टेक्निकल करने की, मैं सीधा सीधा उसकी लीस्ट कॉस्ट करूंगा और कहूंगा यार जो सबसे सस्ता है वो बेस्ट है। Who doesn't agree with me? Sir, what if it is meeting the requirement, but there are some processors which are not which can be standardized 16 gigahertz, let's say, with the processing power, but Intel का और gigabits दोनों के प्रोसेसर में efficiency में जमीन आसमान का फर्क है। मैंने जब प्रोसेसर अपना स्पेसिफाई कर दिया, मैंने कह दिया इंटेल का कोर i7 इतने गीगाहर्ट्ज का जो प्रोसेसर है मुझे ये चाहिए, तो फिर मार्केट तो बाइंड हो जाएगी ना, बिडर्स बाइंड हो जाएंगे। Yes sir, in that case yes it applies. तो मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया ना, जब मैंने स्टैंडर्डाइज कर दिया तो फिर मुझे ऑफिस कंप्यूटर्स के लिए लीस्ट कॉस्ट मेथड ही सूट करता है सबसे ज्यादा। एंड बिलीव मी, in today's world कंप्यूटर्स खरीदने के लिए वो लीस्ट कॉस्ट मेथड पे ज्यादा जाएंगे, अनलेस कि आप पूरी प्लेटफॉर्म चेंज करे फॉर अ वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन लाइक यू गेटिंग 500 कंप्यूटर्स और समथिंग, फिर शायद हो। बट जनरली अगर आप 4, 5, 8 कंप्यूटर्स लेने जा रहे हो तो आप यही मेथड अडॉप्ट करोगे, आप उसको अपनी स्पेसिफिकेशंस दोगे, आप कहोगे यार मुझे इस पे जो भी आता है ना दे दो, मैं तो कॉस्ट दे दूंगा। दैट्स गुड इनफ। Catering contract for office employees. Sir, this cost will be least cost. जी cost plus quality. Sir, least cost ही होगा सर। लीस्ट कॉस्ट किसने कहा? एक सेकंड, लीस्ट कॉस्ट किसने कहा है? Yes sir.
Who doesn't agree with Shahryar? I don't agree with that, Shahryar sir. Okay. Who else doesn't agree with Shahryar? Sir, I disagree. Adnan. अदनान, आप क्यों डिसएग्री कर रहे हैं शहरियार के साथ? अगर दो vendors है, they are providing you catering services, तो we have to look at like the food quality and stuff. टॉप क्लास, एग्जैक्टली। अहमद भी शायद यही कहना चाह रहे थे और बाकी लोगों को भी यही कहना चाहिए था कि केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है और उसके अंदर क्या सेंसिटिविटी है। आपका एक खाना अगर गलत आ गया, गलत से क्या मुराद है? इट्स नॉट द टेस्ट, इट्स द क्वालिटी। फूड पॉइजनिंग होगी, आपके सब लोग एक जगह पे खाना खा रहे हैं, ऑफिस के एम्प्लॉइज, दे विल ऑल फॉल सिक। यू कैन हैव अ मेजर क्राइसिस। जो आपके ऑयल फील्ड के केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यू कैन नॉट इमेजिन हाउ एक्सपेंसिव दे आर एंड हाउ लेविश दे आर, क्योंकि रिमोट एरियाज में काम करना होता है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट, जो मेरे बेस्ट खाने मैंने खाए हुए हैं रिमोट में, वो ऑयल एंड गैस रिग्स पे खाए हुए हैं, अलास्का में, चाइना में, कहाँ, इवन पाकिस्तान में, एंड दे वेरी एक्सपेंसिव। जो उस वक्त उस ज़माने में 4-5 हज़ार रुपये पर हेड चार्ज करते थे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जब एक बंदा रिमोट में काम कर रहा है। और अगर वो बीमार हो गया खाने की वजह से तो गए काम से। सो हैंस केटरिंग कॉन्ट्रैक्ट, ये या तो आप इसको इक्वलाइज कीजिए टेक्निकली, फिर इसको देखिए कॉस्ट को, या आप कॉस्ट प्लस क्वालिटी उस पर जाइए। सो थैंक यू अदनान। मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल, सर कॉस्ट प्लस क्वालिटी। अच्छा, एनीवन, आप ये किसने कहा है कॉस्ट प्लस क्वालिटी? सर मैंने शोएब ने कहा है कॉस्ट प्लस क्वालिटी। हु डजंट एग्री विद शोएब? Sir, I doesn't agree with Shoaib. I think least cost after technical equalization. ठीक है, और यासिर के साथ कौन एग्री नहीं कर रहा? Yes, sir. I second Yasser. Least cost plus technical evaluation. Yes, sir. Having previous. मैं आप दोनों से एग्री करता हूँ कि भाई मल्टी स्टोरी शॉपिंग मॉल जो है क्या है, कंस्ट्रक्शन बेसिकली आपके सारे BOQs है ना, आपका डिजाइन बना हुआ है, आपने कंस्ट्रक्शन करानी है उसकी, तो आप उनको इक्वलाइज कर लीजिए पहले, उसके बाद सबकी कॉस्ट देखिए और जो लोएस्ट कॉस्ट पे उसको दे दें। कॉस्ट प्लस क्वालिटी नहीं आनी चाहिए, इसलिए कि आपने कंसल्टेंट रखा हुआ है। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स में कंसल्टेंट होते हैं, आपका इंजीनियर है, वो क्वालिटी इंश्योर करेंगे, सो क्वालिटी इसमें नहीं आनी चाहिए। आप इक्वलाइज कर लें, और इक्वलाइजेशन आप प्री क्वालिफिकेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ अ नेशनल पार्क। सर इसमें कॉस्ट प्लस क्वालिटी, क्योंकि सर इसमें टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस क्लियर ही नहीं है। ठीक है, तो यासिर का ये कहना है कि जी कॉस्ट प्लस क्वालिटी। हु डजंट एग्री विद यासिर? सर इसकी भी सर सिमिलर कंडीशन होंगी जैसे जो सर शॉपिंग मॉल की हैं, बल्कि ये तो सिंपलर होगा क्योंकि इसके अंदर भी सर हमें सारी चीज़ें लैंडस्केपिंग दे दी जाती है और उसी के हिसाब से करनी होती है। तो लीस्ट कॉस्ट प्लस आफ्टर टेकिंग वैल्यूएशन। Anyone else? Yes, sir. I will go with the. With Yasser, because this is again a design of national park, and already we know what is the requirement of national park. There are cages, there are some walkways, each and everything. There is some design involved. So, sir, least bidder जो होगा, और सर I will agree with Yasser plus technical specification. सर I will agree with Yasser क्योंकि इसमें डिजाइन हमने करना है, अभी उसमें हमें टेक्निकल चीजें पता नहीं है कि क्या कुछ होगा।
So based on design, we will go with quality plus cost. मैं शोएब और यासिर के साथ एग्री करता हूँ. डिजाइन है, इट्स अ डिजाइन कंपटीशन, इट्स अ डिजाइनर, इट्स लाइक अ डेंटिस्ट, इट्स लाइक अ कंसल्टेंट, इट्स लाइक अ डॉक्टर, इट्स लाइक अ लॉयर. It is an intellectual service. You need a lot of imagination, innovation इसके अंदर. और ये नेशनल पार्क ये नहीं होता जिसके अंदर आप वॉकवेज बनाते हैं, केजेस बनाते हैं. नेशनल पार्क, ये मरगला नेशनल पार्क टेक्सला से शुरू होता है और वो एबटाबाद तक जाता है, फॉर एग्जाम्पल. ठीक है, किरथर नेशनल पार्क है आपके पाकिस्तान में जो नेशनल पार्क हैं, देयर ओवर हंड्रेड्स ऑफ स्क्वायर माइल्स के ऊपर होते हैं. There's a lot of ecology data, there's a lot of wildlife data, ठीक है, met का data, climate का, etc. that you need to consider before you design your national parks. Archaeological data आपका होता है. जहाँ आप बैठे हुए हो इस वक्त खानपुर में, if I was there, मैं इसको national park डिक्लेयर कर दूँ for the heritage. ये जगह हजारों साल पुरानी जो आपकी सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा यहाँ पे etc. So my preference would be to go for cost plus quality when it comes to the design of a national park. Remember, ये कंस्ट्रक्शन नहीं है, ये डिजाइन है. हम आखिरी वाले को छोड़ देते हैं. So good input, thank you so much for that. मेरी सजेशन ये है कि हम ब्रेक की जगह हम प्रेस ऑन करें and we can have an early finish. ठीक है ना, if you guys agree. Yes sir. But if you're tired, Yes, sir. चले, ठीक है. सर कंटिन्यू करते हैं. ठीक है, थैंक यू. चले, ये एक एग्जांपल बिट क्वालिफिकेशन, बिट इवैल्यूएशन क्राइटेरिया मैंने बनाया हुआ है. बिल्कुल एग्जांपल है. आप अपने डिफरेंट वो तमाम चीज़ें इसमें देखिए. प्राइस 30% है, क्वालिटी 70% है. प्राइस के कंपोनेंट्स जो हैं कमर्शियल है, कॉस्ट कंपेरेटिवनेस, ठीक है, यही है सारा. इसका मैट्रिक्स बनाएंगे आप, जितने इसके लाइन आइटम्स होंगी. टेक्निकल के अंदर क्या है, सर्विस डिलीवरी, क्वालिटी, एनवायरनमेंट, सोशल वैल्यू, ये आगे इनके बहुत सारे हैं. एंड बिलीव मी, द इवैल्यूएशन क्राइटेरियाज कैन बी वेरी वेरी बिग कॉम्प्लिकेटेड इंजन्स, ठीक है, जो आपका इस मॉड्यूल का हिस्सा नहीं है. बट जनरली आपको ये क्राइटेरिया बना के और फिर उस पर एसेस करना होता है सबको. ये एक और उसकी वो है, ये एक और वो है. ये आपको एक फॉर्म बनाना होता है जिसमें आप ये डालते हैं. और दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस सेशन. ठीक है, एट द एंड ऑफ दिस सेशन देयर इज अनदर ऑनलाइन क्विज. आई थिंक आपको यू विल बी एबल टू सबमिट इट, बट इवन इफ यू कांट, बिकॉज साइन ऑफ कर जाएंगे हम लोग सेशन से, तो इन विच केस आपको वही PDF करके तो आप सबमिट कर दीजिएगा शहरियार को. लेट मी टेल शहरियार कि वो आपको let me know when you receive it, okay? In the meantime, it was pleasure working with you. Thank you so much. एक comment है मेरा, you're much better online participants than in-class participants. क्लास में मैंने देखा है कि आप लोग पीछे जाके किसी तरह से नजरों से ओझल होके, not everyone but a few of you, but online your participation is very good. I'm really glad आप सबने बहुत अच्छा participate किया. I hope that whatever time we spent today and even before, it would go a long way in your professional development, even in your careers. If you need any assistance, any help, you can get my number from your campus. Ask me a question, I'll try my best to answer you. ठीक है? So let me know कि शहरियार की तरफ से आता है, और अगर आपका कोई क्लोजिंग कमेंट या रिमार्क या क्वेश्चन है तो आई एम अराउंड. सर
एग्जाम के हवाले से कुछ गाइडलाइंस मिल सकती हैं? कौन सा एग्जाम? सर हमारा जो फाइनल होगा अभी सेकेंड सेमेस्टर का। तो ये आपका आज जो है एग्जाम ही है ना, एक क्विज आपने दे दिया है, एक आप अभी देने वाले हैं। सर जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होता है, हमारा मिड हो चुका है तो अभी फाइनल एग्जाम होगा हमारा, दिस इज द रिटन पेपर। इसी के स्कोर्स आपने जो अभी किया था ना कॉन्ट्रैक्टिंग स्ट्रेटजी का मॉड्यूल, उसके ऊपर मैंने दोनों टीमों को मार्क्स दे दिए हैं एंड यू विल बी प्लीज यू विल अच्छा उसमें भी ये एक सिंडिकेट के एक ही स्कोर है, दूसरे सिंडिकेट का एक और स्कोर है, ठीक है, देयर इज नॉट मच डिफरेंस, लेकिन दोनों का 75% से ज्यादा है। थैंक यू सर। उसके बाद आज ये 2 क्विजेज हैं आपके, इन सब के कंपाइल होके प्रोरेट हो जाएंगे, लेकिन मेरा एग्जाम हो गया है, मेरी तरफ से आपका एग्जाम हो गया है। आपने अपनी पार्टिसिपेशन से ये साबित कर दिया है कि यू आर ऑल गुड स्टूडेंट्स, मुझे इसमें कोई मसला नहीं है, इंशाल्लाह आपको एग्जाम की फिक्र नहीं करनी चाहिए इसमें, ठीक है। I'm personally very happy with how the online session went today. I really thank you for your participation, and as I said, my offer to you as a senior professional would be to help you if you need my assistance or support in your careers, ठीक है। आपको अभी तक नहीं मिला शायद, मैं शायद को फोन कर देता हूँ। आपकी ये डिग्री कब खत्म हो रही है, यानी कि ये प्रोग्राम? 15 सितंबर से ये हमें रिलीव कर रहे हैं इधर से, एग्जाम और 15 तक खत्म हो जाएंगे प्रेजेंटेशन, तो उसके बाद एक सेमेस्टर रहती है। ओके। तो सेम के मतलब रिसर्च वर्क जो है वो फील्ड में जाके आप लोग कंप्लीट करें, तो 3rd सेमेस्टर में और साथ में ये रिसर्च वर्क भी कंप्लीट होगा, सो 3rd सेमेस्टर विल बी इन फील्ड। Okay, I wish you good luck in whatever you Thank do. you, sir. Inshallah, you'll all be successful. I've seen good material, very good mix, और आपका अच्छा एक मुझे demeanor नजर आया, तो I'm sure you'll be successful in your careers respectively. I've just called Shahryar. He said that he's going to send it to you shortly. मैं एक दफा कंफर्म कर लूं and then I'll sign off. Sir, can you please give your email? My email? And contact number? हाँ, एक सेकंड ठहरिए, यहाँ पे एक ऑप्शन होगी चैट की, चैट, where is chat? अच्छा, मुझे अवेलेबल ही नहीं है, chat is not available to me because I'm not a team member. Okay, no problem.